संगम युग महापाषाणिक पृष्ठभूमि दक्षिण भारत में पाषाण युग के बाद दक्कन के पठार तथा सुदूर प्रायद्वीप में लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास महापाषाणीय संस्कृति का उदय हुआ। इस संस्कृति के लोगों का पता हमें उनकी बस्तियों से नहीं बल्कि उनकी कब्रों से चलता है, जो महापाषाण कहलाती है। इन कब्रों को महापाषाण इसलिए कहते हैं कि इन्हें बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़ों से घेर दिया जाता था। इन कब्रों में दफनाए गए लोगों के अस्थि पंजर के साथ लोहे की वस्तुएं और विभिन्न प्रकार के मृदभांड मिले हैं। इन मृदभांडों में काला व लाल मृदभांड सर्वाधिक प्रचलित था। महापाषाण कब्रों से त्रिशूल, बाणाग्र, बर्छे की नोक, फावड़े तथा हंसिया भी प्राप्त हुई है। महापाषाणीय संस्कृति के लोग मृतकों के अस्थि पंजर को लाल कलश में डालकर गड्ढों में दफनाते थे। ये महापाषाणिक लोग बसने के लिए और शवों को दफनाने के लिए पहाड़ियों की ढलानों पर निर्भर करते थे। ये लोग मुख्यतया धान एवं रागी उपजाते थे, परंतु उनकी खेती बहुत ही कम जमीन पर होती थी और वे घने जंगलों के छाए रहने के कारण मैदानों या निचली भूमियों में बस नहीं पाए। दक्षिण भारत के मास्की, संगनकलू, हल्लूर, कुन्नरतूर तथा तिरुक्कमपुलिया से महापाषाणिक कब्रों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त सुदूर दक्षिण में आदि चनलूर, मदुरै तथा पेरुम्बैर से भी महापाषाणिक कब्रों के प्रमाण प्राप्त होते हैं। संगम संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मिलन। ये प्राचीन भारत में कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों के तमिलकम प्रदेश में तमिल कवियों एवं विद्वानों का मिलन था। प्रोफेसर मैके डालने ने इसकी तुलना आधुनिक फ्रांसीसी अकादमी से की है। न केवल ये तमिल कवियों एवं विद्वानों का ही मिलन था, अपितु उत्तर एवं दक्षिण भारत की संस्कृतियों का भी मिलन था। संगम संस्कृति में सुदूर दक्षिण के 3 राज्यों चोल, चेर एवं पांड्यों की संस्कृतियों का अध्ययन किया जाता है। कुल 3 संगम पांड्य राजाओं के यहाँ आयोजित किए गए, परंतु इनसे ज्यादा जानकारी चेर राज्य की प्राप्त होती है। पांड्य राज्य का उल्लेख सर्वप्रथम मेगस्थनीज ने किया था। उसके अनुसार पांड्य राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था तथा यहाँ का शासन एक स्त्री के हाथों में था। इसके बाद अशोक के दूसरे अभिलेख में चोल, चेर, पांड्य और सात्य पुत्र का उल्लेख मिलता है। 8वीं सदी ईस्वी में इरयनार अगप्पोरुल के भाष्य की भूमिका में तीनों संगमों का वर्णन है। इसके अनुसार ये तीनों संगम 9990 वर्ष चले। इसमें 8598 कवियों ने भाग लिया तथा 197 पांड्य राजाओं ने इन संगमों को संरक्षण प्रदान किया। संगम युग की संस्कृति की जानकारी संगमकालीन साहित्यिक रचनाओं से प्राप्त होती है। संगम युग की तिथि संगम युग की तिथि के बारे में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों ने निम्नलिखित तिथियां सुझाई हैं। 500 BC से 500 ईस्वी, ये श्रीनिवास आयंगर द्वारा प्रतिपादित किया गया काल है। परंपरानुसार इस तिथि को ही स्वीकार किया गया है। B.R. रामचंद्र दीक्षितार ने भी इसी मत को समर्थन किया है। 500 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी यह प्रो. नीलकंठ शास्त्री का मत है। 300 ईस्वी से 500 ईस्वी श्री एस वैयपुरी पिल्लई के अनुसार संगम काल 300 ईस्वी से प्रारंभ हुआ और 500 ईस्वी तक चला। 300 BC से 300 ईस्वी, इस मत के समर्थक श्री एन. सुब्रह्मण्यम अय्यर जी हैं। 3वीं सदी से 6ठी सदी के मध्य ये प्रोफेसर रामशरण शर्मा द्वारा दिया गया मत है। उन्होंने इस तिथि को चरमावस्था माना है। प्रथम संगम केंद्र मदुरै अध्यक्ष श्री ऋषि अगस्त्यार इस संगम के सदस्यों की संख्या 549 थी। इन्हें 89 पांड्य शासकों का संरक्षण मिला। ये कुल 4400 वर्षों तक चला तथा इस संगम में कुल 4499 लेखकों की रचनाओं का प्रकाशन हुआ। इस संगम का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है।
हालांकि अगस्त्य ने अट्टे नामक ग्रंथ की रचना की थी। ये संगम सबसे अधिक समय तक चला। इस संगम के प्रसिद्ध सदस्यों में तिरुपुरुमेरित, मुरुगदल और मुर्जिरुरु थे। द्वितीय संगम केंद्र कपाटपुरम अथवा अलवै अध्यक्ष अगस्त्य, परंतु बाद में अध्यक्षता इनके शिष्य तोल्काप्पियर ने की। इस संगम में कुल 49 सदस्य थे। इसे 59 पांड्य शासकों का संरक्षण मिला। ये 3700 वर्षों तक चला तथा इसमें 3700 कवियों की रचनाओं के प्रकाशन की स्वीकृति प्रदान की गई। इस संगम का एकमात्र तमिल व्याकरण ग्रंथ तोल्काप्पियम ही उपलब्ध है। इस संगम के प्रसिद्ध सदस्यों में इरुद्योर, बेल्लूर काप्पियान, कुरून गोलमोसी थे। तृतीय संगम केंद्र उत्तरी मदुरा अध्यक्ष नक्कीर, इसमें 49 सदस्य थे। इन्हें 49 पांड्य राजाओं का संरक्षण मिला तथा कुल 449 कवियों को उनकी रचनाओं के प्रकाशन की अनुमति दी गई। इस संगम के प्रसिद्ध सदस्यों में इरयनार, कपिलार, परनार एवं शीतलसतनार थे। इस संगम के अधिकांश ग्रन्थ नष्ट हो गए हैं। इनमें से कुछ सामग्री संग्रह ग्रंथों या महाकाव्यों के रूप में उपलब्ध है। संगम साहित्य मुख्य रूप से तमिल भाषा में लिखे गए हैं। संगम साहित्य के ग्रंथ आज के समय में साउथ इंडिया शैव सिद्धांत पब्लिशिंग सोसाइटी तिरुनेलवेली द्वारा प्रकाशित किए गए हैं। तमिल काव्य में आगम वर्ग की कविताएं मुख्यतया प्रेम संबंधी है। प्रमुख संगम ग्रंथ निम्नलिखित है। 1. तोल्काप्पियम, ये द्वितीय संगम का उपलब्ध एकमात्र प्राचीनतम ग्रंथ है। इसके लेखक तोल्काप्पियर हैं। ग्रह एक व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना सूत्र शैली में की गई है। व्याकरण के साथ साथ धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष की नियमावली भी इस ग्रंथ में है। 2. एतुतोके अथवा अष्ट संग्रह, यह एक संग्रह ग्रंथ है जिसमें तीसरे संगम के 8 ग्रंथों का संग्रह है। ये 8 ग्रंथ निम्नलिखित हैं। 1. निर्णय, इसमें 5 तिनियों का उल्लेख हुआ है। ये 5 तिने मुलय, मरुथम, पलय, नियल तथा कुरिजी थे। ये क्रमशः अरण्य भूमि, कृषि के लिए जोती गई भूमि, निर्जल स्थल, समुद्र तट तथा पर्वत प्रदेश के संकेतक थे। इसके अतिरिक्त इसमें प्रणय गीतों, प्रेम गीत का विशेष उल्लेख है। कुरुयोके, इसका भी वर्णय विषय प्रेम, प्रणय है। एनकुरुनूर, इसमें भी वर्णय विषय प्रेम है। एव पवित्रप्यतु, इसमें 8 चेर शासकों का शौर्य वर्णन है। इस संग्रह से स्त्रियों तथा सैनिकों के श्रृंगार एवं मृतकों के संस्कार विधि का ज्ञान सुलभ होता है। परिपादल, ये तमिल साहित्य का प्रथम संगीत संग्रह है। इसमें विभिन्न देवताओं की प्रशंसा में छंद गाए गए हैं। इसी संग्रह में इंद्र द्वारा गौतम ऋषि की पत्नी के साथ किए गए दुर्व्यवहार एवं भक्त प्रहलाद का वर्णन है। एक गीत में मयूर नृत्य का स्वाभाविक वर्णन मिलता है। कलिचो के इसकी रचना का श्रेय कपिलर तथा अन्य 4 व्यक्तियों को दिया गया है। इसमें संगम युग के विवाह की प्रथाओं से उल्लेख है। एहननरु मदुरा निवासी ऋषिरमन ने पांड्य शासक उग्रपिरुहनुदी के संरक्षण में इसको संग्रह किया था। इसकी विषय वस्तु भी प्रेम प्रसंग है। पुरुनानरु, इसे पुरम नाम से भी जाना जाता है। 3. पत्तुप्पातु अथवा दशगीत, तृतीय संगम का ये दूसरा संग्रह ग्रंथ है। ये चेर राजाओं की कहानी कहते हैं। तिरुमुरुकत्रुपदय, इसकी रचना नक्कीर ने की थी। इसमें तमिल देवता मुरुगन, कार्तिकेय अथवा सुब्रह्मण्यम से संबंधित गीत हैं। नेडनलवाड़े, ये भी नक्कीर की रचना है। इसमें युद्ध तथा पति वियोग का मार्मिक चित्रण किया गया है। पेरुंपनत्रुपदय, इसकी रचना रुद्रनकन्नार ने की थी। इसमें कांची के शासक तोंडेमान इलंडिरयन का वर्णन तथा दक्षिण भारत के राजनीतिक भूगोल की जानकारी प्राप्त होती है। पत्तीनप्पालय, इसकी रचना भी रुदनकन्वनार ने की। इस ग्रंथ में प्रेमगीत संग्रहित है।
इसमें बोल, बंदरगाह पुष्हार, कावेरीपत्तनम तथा तमिल क्षेत्रों के साथ विदेशी व्यापारिक संबंधों का वर्णन है। इसमें कत्री ने योद्धा के समरभूमि में जाने की इच्छा तथा प्रेयसी के आकर्षण के अनितद्वंद्व का अत्यंत स्वाभाविक वर्णन किया है। इसकी कहानी अश्वघोष के बुद्धचरित से मिलती है। इस कृति से प्रभावित होकर चोल शासक करिकाल ने लेखक को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी। वी पोरुनरात्रुपदय इसकी रचना कन्नियार कवि ने की थी। इसमें चोल शासक करिकाल के प्रशंसा के साथ साथ चोल राज्य की समृद्धि एवं गुणवत्ता की चर्चा की गई है। वी मधुरकाची इसकी रचना मरुदनार ने की थी। इसमें पांड्य शासक तलैयालंगानम नेदुंजेलियन की प्रशस्ति के साथ साथ पांड्य तथा चोल शासक का वर्णन है। वी सिरुपनत्रुपदय इसकी रचना नत्यनार ने की थी। इसमें चेर शासक कुट्वन द्वारा हिमालय पर झंडा गाड़ते हुए दिखाया गया है। वी मुल्लैप्पातु इसकी रचना नपुचनार ने की थी। इसमें तलैयालंगानम की प्रशंसा में गीत लिखे गए हैं। अक्स कुरुंजिपातु इसकी रचना कपिलार ने की थी। इसमें किसी पर्वतीय सरदार एवं ग्रामवाला की प्रेम कथा का वर्णन है। एक्स मलैपदु कदाम इसकी रचना कौशिकनार ने की थी। इसमें तमिल भूभागों की सभ्यता एवं संस्कृति का वर्णन किया गया है। 4 पदिनिकिलकण्क ये तृतीय संगम का तीसरा संग्रह ग्रंथ है। इसमें सदाचार परक 18 गीत है। 1 नलदिया इसमें श्रेष्ठ आचार संबंधी कविताएं हैं। इसमें उल्लिखित है कि मूर्षों की मित्रता की अपेक्षा उनकी घृणा अच्छी है। दीर्घकाल तक के रोग की अपेक्षा मृत्यु श्रेष्ठ है। अधिक प्रशंसा से मृत्यु श्रेयस्कर है। बरगद तथा नीम के वृक्ष दांत के लिए उपयोगी होते हैं। नन्मनिकदेके इसकी रचना नागनार ने की है। इस ग्रंथ में धन वैभव की विशिष्टता पर जोर दिया गया है। सुख प्रेयसी की वाणी में तथा सदाचार उदार हृदय में मिलता है। ई कारनार पद्यु इसमें वैदिक यज्ञों का उल्लेख मिलता है। एव कल्लिवल्लीनार पद्यु इसमें चेर शासक कनेकालिरुम्पोरे तथा चोल शासक शेंगनान के मध्य हुए संघर्ष तथा चोल शासक की विजय तथा चेर शासक के बंदी बनाए जाने का उल्लेख है। वी इन्यवेनारपधु इसमें 124 ऐसी वस्तुओं का उल्लेख है जिसे पाने के लिए मनुष्य लालायित रहता है। वी इन्ननारपधु इसमें निषेधात्मक उपदेश हैं। वी एतिनिम्बुद वी तिनेमोलियम्बुद अक्स एल्तिनिलुपाद इन ग्रंथों को सामूहिक रूप से एंथने कहा जाता है। एक्स तीनेमालिनुम्बुद इसमें भी प्रेम गीत संकलित है। शी कुरल इस अष्टादश लघु उपदेश गीत का 11वां संग्रह कुरल है। इसके प्रणेता कवि तिरुवल्लुवर हैं। इसमें उनकी तथा उनकी पत्नी अव्वय की अनेक कहानियां मिलती हैं। तिरुवल्लुवर ने अपने ग्रंथ की रचना श्रीलंका के नृपति एलल, जो इनका मित्र था अथवा उसके पुत्र को शिक्षित करने के लिए किया था। कुरल को तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना जाता है। इसकी गणना साहित्यिक त्रिवर्ग में की गई है क्योंकि इसमें धर्म, अर्थ तथा काम, पोरुल तथा इनबम का उल्लेख किया गया है। इसमें राजनीति एवं कला का भी वर्णन मिलता है। इसे तमिल साहित्य का बाइबल अथवा पंचम वेद भी माना जाता है। जाय अलादी इसमें चारों वेदों का सार मिलता है। जाय शीरुपंचकलम ये ग्रंथ औषधियों से संबंधित है। XIV तीरिदुकम ये ग्रंथ भी औषधियों से संबंधित है। XV पलपोली इसमें प्राचीन आख्यान या पुरातन कथा है। इस ग्रंथ को कुरल तथा नलदिया के बाद तीसरा स्थान प्राप्त है। ये भी सूक्त ग्रंथ है। XVI मुदुमोलिक कांची इसमें धर्मसूत्रों पर आधारित नीतियों की व्याख्या की गई है। XVI आचार कोवे इसमें भगवान शिव की आराधना की गई है। XVII इनलई इसका प्रकाशन नहीं हुआ है।
संगम युग के महाकाव्य। संगम युग में कुल 5 महाकाव्य हैं। शिल्पादिकारम, मणिमेखले, जीवक चिंतामणि, वलयपति तथा कुंडलकेशी। इनमें प्रथम 3 ही उपलब्ध हैं। यद्यपि ये ग्रंथ संगम साहित्य के अंतर्गत नहीं आते, तथापि इनसे तत्कालीन जनजीवन के विषय में अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। इन महाकाव्यों के रचनाकाल को तमिल साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है। 1. शिल्पादिकारम, नूपुर की कहानी। लेखक इलागुआदिग्ल, चेर शासक सेनगुट्टवन का भाई। इसका लेखक जैन माना जाता है। इसका नायक कोवलन एक व्यवसायी तथा नायिका कणगी एक व्यापारी की कन्या है। इसकी कथा कावेरीपत्तनम से संबंधित है, जिसमें नायक कोवलन बाद में माधवी नामक वेश्या से प्रेम करने लगता है। बहुत उतार चढ़ाव के बाद कोवलन को पांड्य शासक नेहुंजेलियन द्वारा फांसी दे दी जाती है। कणगी द्वारा अपने पति को निर्दोष सिद्ध कर देने के बाद पांड्य शासक नेदुंजेलियन की आत्मग्लानि से राज सिंहासन पर ही मृत्यु हो गई। तत्पश्चात कणगी ने अपनी क्रोधाग्नि से मदुरा को जला डाला तथा चेर राज्य में चली गई। वहीं पहाड़ी पर उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार इस महाकाव्य में कोवलन तथा कणगी की दुर्भाग्यपूर्ण कथा का वर्णन है। इस ग्रंथ को तमिल साहित्य का इलियड माना जाता है। 2. मणिमेखले, मणियों युक्त कंगन। लेखक बौद्ध अन्न व्यापारी सीतलेसतनार। इसे बौद्ध पुस्तक माना जाता है। इसकी कथा वहां से प्रारंभ होती है जहां शिल्पादिकाम की कथा समाप्त होती है। इस महाकाव्य की नायिका मणिमेखले है, जो कोवलन की माधवी से उत्पन्न पुत्री है। काफी उतार चढ़ाव के बाद इसकी नायिका मणिमेखले बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है। इसे तमिल साहित्य का ओडिसी कहा जाता है। 3. जीवक चिंतामणि, शिवक शिदामणि। लेखक जैन सन्यासी और कवि तिरुतकदेव। इसका लेखक संभवतः चोल राजकुमार था। इस पुस्तक को विग्रह की पुस्तक भी कहा जाता है, क्योंकि इसका नायक जीवक अपने पराक्रम द्वारा 8 रानियों से विवाह कर आनंदपूर्वक जीवन बिताता था, लेकिन बाद में जैन भिक्षु बन गया। पेरुंगडाई इसका लेखक कोंगेलेवीर जैन है। इस महान काव्य में कौशाम्बी के प्रसिद्ध राजा उदयन के पुत्र नखानदत्त के साहसिक कार्यों की कथा है। शूलामणि इसका रचयिता जैन लेखक तोलामोली था। इस काव्य की गणना तमिल साहित्य के 5 लघु काव्यों में होती है। राजनीतिक इतिहास संगम साहित्य से हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्यों चोल, चेर तथा पांड्य का राजनैतिक विवरण प्राप्त होता है। उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर तथा दक्षिण पूर्व और सुदूर दक्षिण में पांड्यों का राज्य स्थित था। चोल राज्य राजधानी पुहार या कावेरीपत्तनम प्रारंभिक राजधानियां, उत्तरी मन्नूर एवं उरैयोर राजचिन्ह बाघ या चीता। संगमकालीन 3 प्रधान राज्यों में सर्वप्रथम चोलों का अभ्युदय हुआ। प्रारंभ में चोल राज्य की राजधानी उत्तरी मन्नूर थी, लेकिन ऐतिहासिक युग में उरैसूर राजधानी हो गई। बाद में करिकाल ने कावेरीपत्तनम या पुहार नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया। चोल राजवंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक उरुपरेलंजतिचेन्नी था, जिसकी राजधानी उरायूर थी। कहा जाता है कि यह राजा युद्ध में अपने सुंदर रथों के लिए प्रसिद्ध था। अलारा ईसा पूर्व 2री सदी के मध्य में ये शासक गद्दी पर बैठा। ये चोल राज्य का पहला शासक था, जिसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की और लगभग 50 वर्षों तक वहां शासन किया। करिकाल चोल राजाओं में ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। इसका काल लगभग 190 ईस्वी माना जाता है। करिकाल का अर्थ है पांव जला व्यक्ति। प्रारंभ में करिकाल को पदच्युत करके कैद कर लिया गया था। पत्तुपातु में उसके पुनः गद्दी प्राप्त करने का वर्णन है। इसने 2 प्रसिद्ध युद्धों से ख्याति अर्जित की। एक वेयनी का युद्ध। इस युद्ध में करिकाल ने पांड्य तथा चेर सहित 11 राजाओं को पराजित किया। इस युद्ध में चेर शासक पेरुमशेलादन
ने अपनी पराजय के बाद आत्महत्या कर ली। 2. वाहेपंडलई का युद्ध। इस युद्ध में करिकाल ने 9 छोटे शासकों को हराया। शिल्पाधिकारम नामक ग्रंथ में करिकाल द्वारा हिमालय तक भारत विजय की चर्चा है। इसने अनेक वैदिक यज्ञ भी किए। श्रीलंका विजय। करिकाल ने श्रीलंका की भी विजय की। करिकाल ने पुहार या कावेरीपत्तनम की स्थापना की और अपनी राजधानी उरैयोर से कावेरीपत्तनम में स्थानांतरित की। इसके अतिरिक्त कावेरी नदी के किनार 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया। इसका निर्माण 12,000 गुलामों से कराया गया, जिन्हें श्रीलंका से बंदी बनाकर लाया गया था। यह नगर व्यापार और वाणिज्य का बहुत बड़ा केंद्र था। इसका गोदीबाड़ा बहुत विशाल था। करिकाल ने अपने राज्य की आर्थिक उन्नति के लिए कृषि तथा व्यापार को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया। जंगली भूमि को साफ करवाकर कृषि योग्य बनवाया तथा सिंचाई के लिए तालाब निर्मित करवाए। इसने पत्तीनपाले के रचयिता रुद्रन कन्नार को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की थीं। शिल्पाधिकारम में करिकाल की एक पुत्री आदिमदी के विषय में सूचना मिलती है। इसका विवाह चेर राजकुमार आतर्ती के साथ हुआ था, जो कावेरी नदी में डूबकर मर गया था, लेकिन आदिमदी ने अपने सतीत्व से इसे पुनर्जीवित कर दिया था। करिकाल के बाद इसका एक बेटा अथवा पौत्र नेदुमुदुकिली गद्दी पर बैठा। मणिमेखले पुस्तक के अनुसार इसके शासन काल में करियारू में एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें इलिंगोन नामक चोल राजकुमार ने चेर तथा पांड्य राजाओं को हराया। पेरुना किल्ली भय अत्यंत पराक्रमी चोल शासक था। चोल राजाओं में इसी ने राजसूय जैसे महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। शिंगनान इसके बारे में प्रचलित था कि पूर्व जन्म में यह मकड़ा था। इसने संपूर्ण देश में शैव मंदिरों का निर्माण करवाया। कल्लेवल्ली नामक पुस्तक के अनुसार इसने एक युद्ध में चेर राजा कनेकाल को पराजित कर बंदी बना लिया था, लेकिन चेर राजा के मित्र पोपगे ने चोल विजेता की प्रशंसा करके चेर राजा को मुक्त करा लिया। संगम युगीन चोल शासकों ने 3री-4थी सदी तक शासन किया। तत्पश्चात उरैयोर के चोल वंश का इतिहास अंधकारपूर्ण हो जाता है। 9वीं शताब्दी के मध्य विजयालय के नेतृत्व में पुनः चोल सत्ता का उत्थान हुआ। पांड्य राज्य राजधानी मदुरै प्रारंभिक राजधानी कोरकई राज चिन्ह मछली पांड्य राज्य भारतीय प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में था। इसमें आधुनिक तमिलनाडु के तिन्नवेली, रामनद और मदुरै जिले शामिल थे। नेडियोन पांड्य वंश का ये प्रथम शासक था। नेडियोन का अर्थ है लंबे कद वाला। नेडियोन ने पहरुली नामक नदी को अस्तित्व प्रदान किया तथा समुद्र की पूजा भी इसने प्रारंभ करवाए, परंतु इसकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है। पलशालिमुदुकुडुमी इसे पांडुए वंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक माना जाता है। पलशाले का अर्थ है अनेक यज्ञशालाएं बनाने वाला। इसने अनेक यज्ञ भी किए। नेहुंजेलियन ये सबसे प्रसिद्ध पांड्य शासक था। इसके समय का प्रसिद्ध युद्ध तलैयालंगानम का युद्ध था। तलैयालंगानम का युद्ध लगभग 290 ईस्वी। नेहुंजेलियन इस युद्ध को जीतने के कारण बहुत प्रसिद्ध हुआ। इस युद्ध में उसने ढोल तथा चेर शासकों एवं अन्य 5 मित्र सामंतों के गुट को पराजित किया। इसी युद्ध में उसने चेर शासक शेय हाथी की आंख वाला को बंदी बनाकर पांड्य संगम युग राज्य के बंदी गृह में डाल दिया। इस विजय के बाद इसने तलैयालंगानम की उपाधि धारण की। प्रसिद्ध ग्रंथ मदुरै कांची में नेहुंजेलियन के कुशल शासन का विवरण प्राप्त होता है। ये कवियों एवं विद्वानों का संरक्षक था। नक्कीरर और मामुंडिमरुदन जैसे कवि इसके आश्रित थे। इसी के काल में शिल्पाधिकारम के नायक कोवलन को मृत्युदंड दिया गया। नेदुंजेलियन की मृत्यु के बाद इसका छोटा भाई वैरिवर्शेलिया गद्दी पर बैठा। इसकी मृत्यु भित्ति चित्रों को देखते हुए हुई थी।
इसीलिए इसे चितिरमर्वतृतुंजीयवम्रन के नाम से भी जाना जाता है। नल्लिवकोडन संगम युग का अंतिम ज्ञात पांड्य शासक था। चेर राज्य राजधानी वांजी या करुयौर, द्वितीय राजधानी तोंडी राजचिन्ह धनुष चेर या केरल देश पांड्य क्षेत्र के पश्चिम और उत्तर में था। इसमें आधुनिक राज्य केरल का और तमिलनाडु का अंश सम्मिलित था। उदयनजेरल ये प्रथम चेर शासक था। इसका काल लगभग 130 ईस्वी माना जाता है। इसके बारे में कहावत थी कि इसने कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले सभी योद्धाओं को भोजन कराया। इसी कारण से इसे महाभोजन उदयनजेरल की उपाधि मिली। नेदुंजेरल आदन इसकी राजधानी मरिंदै थी। इसकी उपाधि अधिराज की थी। इसके द्वारा हिमालय तक विजय और उस पर्वत पर चेर राजचिन्ह अंकित करने की बात की गई है। इसका चोल शासक इलंजतिचिन से भीषण संघर्ष हुआ। संघर्ष में दोनों मारे गए और दोनों की रानियां सती हो गई। नेदुंजेरल आदन के समय में पश्चिमी जगत से व्यापार महत्वपूर्ण था, लेकिन इस व्यापार में बाधा कदम्बू नामक जनजाति डालती थी जिसका इसने दमन किया। इसने मालाबार तट पर स्थित यवन व्यापारियों को बंदी लिया था। बाद में हीरे मोती एवं बहुमूल्य मणियों को लेकर उन्हें मुक्तम कर दिया। कुट्वन नेदुंजेरल आदन के छोटे भाई कुट्वन ने कोंगू के युद्ध में सफलता प्राप्त करके गैर राज्य को पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्र तक विस्तृत कर दिया। इसने अनेक सामंतों को भी हराया। इसके पास बड़ी संख्या में हाथी थे। इसने भी अधिराज की उपाधि धारण की। शिंगुट्वन अथवा धर्मप्रायण कुट्वन लगभग 180 ईस्वी चेर वंश का सबसे प्रतापी शासक जिसका गुणगान कवि पर्ण ने भी किया है। इस शासक को लाल या भला घेर भी कहा जाता था। इसने भी अधिराज की उपाधि धारण की तथा चेर राज्य में पत्नी पूजा प्रारंभ की, जिसका उल्लेख यशगीत में मिलता है। इसे कणगी पूजा भी कहा गया। शिल्पाधिकारम के अनुसार पत्तिनी पूजा के प्रचलन में पांड्य तथा चोल शासकों के साथ श्रीलंका के शासक भी सहायक हुए। बलीपुरम के युद्ध में इसने 9 चोल शासकों को पराजित किया तथा कदम्बों का विनाश किया। इसके बाद ही इसने कदलपिर कोत्तीय अर्थात समुद्र को पीछे हटाने वाला की उपाधि धारण की। इसके पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। कहा जाता है कि लाल शेंगुद्रुवन ने उत्तर दिशा में चढ़ाई की और गंगा को पार किया। अंदुवन ये बहुश्रुत विद्वान के रूप में विख्यात था। अन्य छोटे शासकों में कवियों ने आय तथा पारी की अत्यंत प्रशंसा की है। आय ने उरपुर के एक ब्राह्मण कवि को उदारतापूर्वक संरक्षण प्रदान किया और पारी ने कपिलार नामक ब्राह्मण विद्वान को संरक्षण दिया। आय तथा पारी दोनों वेल शासक थे। जनश्रुति के अनुसार वेलों की उत्पत्ति उत्तरी भारत के किसी ऋषि के अग्निकुंड से हुई। पेरुंजेरल इरम्पोरई लगभग 190 ईस्वी ये चोल शासक करिकाल का समकालीन था। इसके समय में आदिगैमान उर्फ नहुमानंजी तगडूर का शासक था। इसने दक्षिण में गन्ने की खेती की शुरुआत की। कुटकोइलंजेरल इरम्पोरई यह चेर वंश का अंतिम शासक था। इसका काल भी लगभग 190 ईस्वी माना जाता है। लगभग 290 ईस्वी के एक अन्य चेर शासक का भी उल्लेख है। इसका नाम हाथी की आंख वाला शेय था तथा इसकी उपाधि मांदरंजेरल इरम्पोरई थी। संगम युगीन प्रशासन संगम युगीन राज्य कुल संघ प्रतीत होते हैं। इस प्रकार के राज्य उत्तरी भारत में भी थे जिन्हें कौटिल्य ने कुल संघ कहा है। ऐसे राज्य में कुल के विभिन्न परिवारों के वयस्क पुरुष राज्य कार्य में भाग लेते हैं। इस युग में वंशानुगत राजतंत्र का प्रचलन था। राजा बहुत सी उपाधियां धारण करते थे, जैसे को, मन्नम, वेंदन, कार्वन, इरयन, अधिराज आदि। को उपाधि देवताओं एवं राजा दोनों के लिए प्रयुक्त की जाती थी। राजा का जन्म दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता था और इस दिन को पेरुनल महान दिवस कहा जाता था।
राजा के बाद युवराज का स्थान था। तमिल ग्रंथों में युवराज को कोमिन तथा अन्य पुत्रों को इलेगो कहा गया है। पुरुनानरु नामक ग्रंथ में चक्रवर्ती राजा की चर्चा की गई है। राजा प्रतिदिन अपनी सभा नालवे में प्रजा के कष्टों को सुनता था और न्याय कार्य संपन्न करता था। राज्य का सर्वोच्च न्यायालय राजा की सभा मन थी। सभा के लिए मनरम के साथ पोडियाल शब्द का भी उल्लेख मिलता है। मन का शाब्दिक अर्थ है नगर, जबकि पोडियाल का शाब्दिक अर्थ है सार्वजनिक स्थल। राजा की शक्ति पर 5 परिषदों का नियंत्रण होता था, जिन्हें 5 महासभाओं के नाम से जाना जाता था। इनमें शामिल थे 1 मंत्री अमेचार, 2 पुरोहित पुरोहितार, 3 सेनापति सेनापतियार, 4 पूत या राजदूत पूतार, 5 गुप्तबर और रार। नगर प्रशासन संपूर्ण राज्य को मंडलम कहा जाता था, जैसे चोल मंडलम, चेरमंडलम आदि। मंडलम के बाद नाडु, नाडु के बाद उर होता था। उर नगर होता था जिसमें एक बड़ा ग्राम पेरूर, एक छोटा ग्राम शिरूर अथवा एक प्राचीन ग्राम मुदूर आदि का विभिन्न रूपों में वर्णन मिलता है। पतक्तीनम तटीय नगर का नाम था और पुहार बंदरगाह क्षेत्र था। चेरी किसी नगर का उपनगर या गांव का नाम होता था, जबकि पड़ोसी क्षेत्र को पक्कम कहा जाता था। सलाई मुख्य मार्ग था और तेरू किसी नगर की एक गली होती थी। राजस्व प्रशासन राजस्व का सबसे प्रमुख स्रोत भूमि का था। इसे कुडमै या इरा कहा जाता था। भूमि को माप की इकाइयां मा तथा बैली ची। पचकर और सीमा शुल्क को उलियू या अंगम कहा जाता था। सामान्यतया राजा को दिया जाने वाला शुल्क कुडमै या पादु या पादुबाहु के नाम से जाना जाता पा। बलपूर्वक प्राप्त किए जाने वाले उपहार को इरादू कहा जाता था। कर अदा करने वाला क्षेत्र बरियमवारी नाम से जाना जाता था। इस क्षेत्र से कर वसूलने वाला अधिकारी वरियार कहलाता था। भू राजस्व कृषि उत्पादन का 6वां भाग होता था। प्रो शून्य नीलकंठ शास्त्री ने कुंभकोणम में चोलों के कोषागार का भी वर्णन किया है। न्याय प्रशासन संगम युग में राजा ही न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था। राजा के न्यायालय को मंदम कहा जाता था। दंड विधान अत्यंत कठोर थे। चोरों के हाथ तथा झूठी गवाही देने वालों की जीभ काट ली जाती थी। सैन्य प्रशासन संगम युग में चतुरंगिनी सेना पैदल इस्ती अश्व एवं रथ का उल्लेख है, लेकिन रथ में घोड़े की जगह बैल जोते जाते थे। नौसेना का भी उल्लेख मिलता है। सेनापति की उपाधि एना ही थी। युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त सैनिकों के सम्मान में एक स्तंभ बनाया जाता था, जिसमें उनके नाम एवं उनकी उपलब्धियों लिखी जाती थीं। इन स्तंभों को वीरगल या वीरकल कहा जाता था। सैनिक मामलों की अनेक दिलचस्प सूचनाएं कल्लिवल्ली नामक ग्रंथ में मिलती है। मरवा नामक जनजाति अपनी लड़ाकू प्रवृत्ति के कारण सेना में विशेष स्थान पाती थी। सामाजिक जीवन संगम युग में वर्ण व्यवस्था प्रचलित नहीं थी। पुरुनानरु नामक ग्रंथ में 4 वर्गों तुरीन, पारन, पड़यन और करम्बन का उल्लेख मिलता है। समाज सामान्यतया 4 वर्गों में विभाजित था। 1 शुद्धुम वर्ग ब्राह्मण एवं बुद्धिजीवी वर्ग, 2 अर्सदर्ग शासक एवं योद्धा वर्ग, 3 बेनिग वर्ग व्यापारी वर्ग, 4 वेल्लाल वर्ग किसान वर्ग। 1 शुद्धुम वर्ग, इस वर्ग में ब्राह्मणों का स्थान सर्वप्रमुख था। ये उत्तर भारत के ब्राह्मणों के विपरीत मांस खाते थे और ताड़ी पीते थे। कुछ ब्राह्मण उत्तर से जाकर दक्षिण में बस गए थे। इन्हें वेदमार कहा जाता था। राजा ब्राह्मणों से अपने कार्यों में सलाह लेता था। 1472 अर्स वर्ग, ये शासक एवं योद्धा वर्ग था। योद्धा वर्ग में कुछ ऐसी भी जनजातियों थी जिनका मुख्य कार्य पशुओं की चोरी करना एवं लूटपाट करना था। ऐसी ही एक जनजाति मरवा थी जिसमें वेटवी अथवा गोहरण की प्रथा प्रचलित थी।
मलवर नामक लोग डाका डालने का कार्य करते थे। 3. बेनिगर वर्ग, यह व्यापारियों का वर्ग था। इस वर्ग में छोटे व्यवसायियों को चेती वर्ग कहा जाता था। कुछ ऐसे भी व्यवसायी इस वर्ग में शामिल थे जिनकी सामाजिक स्थिति निम्न थी, जैसे पुलैयन रस्सी की चारपाई बनाने वाले, एनियर शिकार करने वाले, परद्रव मछुआरे आदि। -4. वेल्लाल वर्ग, ये किसानों का वर्ग था। इनके 2 प्रकार थे। 1. वेल्लालर, ये संपन्न किसान थे। इनके प्रमुख को वेलेर कहा जाता था। कडेसिया, कृषक मजदूर। वेल्लालर वर्ग के लोग सरकारी पदों तथा सैनिकों में नियुक्त किए जाते थे। इनका विवाह शासक वर्ग में होता था। चोल राज्य में वेल्लालर वर्ग की उपाधि वेल और अर्शु तथा पांड्य राज्य में कवेदी थी। कुछ कारीगर खेत मजदूर वर्ग के थे। परियार लोग खेत मजदूर थे, लेकिन पशु की खाल या चर्म का काम करते थे और चटाई के रूप में उसका इस्तेमाल करते थे। इस युग में गुप्तचरों को ओर्रार कहा जाता था। इस युग की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता वास प्रथा का अभाव था। विवाह, उत्तर भारत की तरह दक्षिण भारत में भी विवाह एक संस्कार माना जाता है। तोल्काप्पियम में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। सामान्यतः विवाह में लड़कियों की उम्र 12 वर्ष एवं लड़कों की 18 वर्ष थी। पंचतिने, प्रेम विवाह, गंधर्व विवाह, स्त्री तथा पुरुष के सहज प्रणय तथा उसकी विभिन्न अवस्थाओं को पंचतिने कहा गया है। कैकेयी, एक पक्षीय प्रेम, असुर, राक्षस, पैशाच, पेरुंदिने, औचित्यहीन प्रणय, प्रजापत्य सहित शेष 4 विवाह। यह विवाह संगम युग में सर्वाधिक प्रचलित था। समाज में विधवा विवाह एवं पुनर्विवाह का प्रचलन था। गणिकाओं को परतीय कहा जाता था। नर्तक नर्तकियों तथा गायकों के दल घूम घूम कर लोगों का मनोरंजन किया करते थे। इन्हें पाना तथा विडेलिया कहा जाता था। सती प्रथा का प्रचलन था। बहुत सी कवयित्री स्त्रियों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे ओबेयर तथा नच्चेलिया। समाज में विधवाओं की स्थिति यह थी, उसे कई यातनाओं का सामना करना पड़ता था, जिसमें बाल कटाना, आभूषण त्यागना, समारोहों में भाग न लेना आदि प्रमुख थे। संगम समाज में शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों वर्ग था। ताड़ी तथा मदिरा का प्रयोग लोग करते थे। प्रीतिभोज का आयोजन किया जाता था। भोजन के बाद पान सुपारी खाने का रिवाज था। समाज में कुछ अंधविश्वास भी फैले थे, जैसे खुले बाल वाली स्त्री को बुरा समझा जाता या कौवे के बोलने को अतिथि के आगमन की सूचना समझा जाता था। ज्योतिषी लोगों का भाग्य बताता था। जादू टोना, ताबीज आदि का प्रचलन था। बरगद के पेड़ को देवताओं का निवास स्थान माना जाता था। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को एक दूसरे का निगलना मानते थे। कुल मिलाकर संगम युग में सुस्पष्ट सामाजिक विषमताएं व्याप्त थीं। धनी लोग ईंटों के मकानों में रहते थे, जबकि गरीब लोग झुग्गियों तथा झोपड़ियों में। नगरों में धनी व्यापारी लोग अपने वरह ऊपरी तल्ले में रहते थे। आर्थिक संगम साहित्य से पता चलता है कि दक्षिण भारत की भूमि बहुत उपजाऊ थी। भूमि की उर्वरा शक्ति के संबंध में कावेरी डेल्टा के बारे में कहावत थी कि जितनी भूमि एक हाथी बैठने में घेरता है, उतने में 7 व्यक्तियों के लिए अन्न पैदा होता है। कृषि से प्राप्त राजस्व राज्य की आय का मूल स्रोत था। चेर राज्य भैंस, कटहल, काली मिर्च तया हल्दी के लिए विख्यात था। संगम कविताओं में रागी और गन्ने के उत्पादन, गन्ने से शक्कर बनाने, फसल काटने, खाद्यान्नों के सुखाने का बड़ा सजीव वर्णन मिलता है। कृषि कार्य मुख्य रूप से महिलाएं करती थी। भूमि के 5 मुख्य प्रकार मिलते हैं। 1. मृदम, यह उपजाऊ कृषि भूभाग था। यहाँ धान, वजजी, कजजी, कुवले आदि पैदा होती थी। 2. कुरिची, इस तरह की भूमि में ज्वार, बान, बांस, चीड़ और आम उगाए जाते थे। ज्यादातर कृषक इसी प्रकार के क्षेत्र में रहते थे। 3. मुल्ले,
यहाँ पशुपालक ज्यादा रहते थे। इसमें रागी, कोडरे आदि उपज होती थी। 4. नेयल ये समुद्रवर्ती क्षेत्र था। यहाँ का मुख्य उत्पादन नमक एवं मछली था। यहाँ मछुआरे और नमक बनाने वाले रहते थे। 5. पाले ये रेगिस्तानी भाग था। इस कारण यहाँ उत्पादन नामात्र का होता था। यहाँ के निवासी लूटपाट एवं चोरी पर निर्भर थे। उद्योग एवं व्यवसाय संगम काल में विभिन्न व्यवसाय भी प्रचलित थे। वस्त्र उद्योग सर्वाधिक प्रचलित था। सूती, रेशमी, ऊनी सभी प्रकार के वस्त्रों का निर्माण होता था। उरैयोर एवं मदुरा वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र थे। अन्य प्रमुख उद्योग निम्नलिखित थे: धातु उद्योग सोना तथा लोहा, चमड़ा उद्योग चमड़े से जूते, बाजे इत्यादि बनाए जाते थे। मद्य उद्योग गन्ने और चावल से शराब बनाई जाती थी। तेल उद्योग अदरक और तिल से तेल का निर्माण किया जाता था। नमक उद्योग तटवर्ती नगरों में प्राप्त होता था। हाची दांत उद्योग विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध। मसाला उद्योग विदेशी व्यापार के लिए निर्यात की प्रमुख वस्तु। व्यापार संगम युग की महत्वपूर्ण विशेषता इसका आंतरिक तथा विदेशी व्यापार था। इस समय यूरोप के साथ व्यापार अत्यंत उन्नत अवस्था में था। यूरोप में सर्वाधिक व्यापार रोम के साथ होता था, जिसका विस्तृत विवरण प्लिनी ने अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका में किया है। रोम के शासकों में सर्वाधिक व्यापार अगस्त्स के समय में होने के प्रमाण हैं, क्योंकि इसी समय के सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के भारत में पाए गए हैं। रोम के शासकों में सर्वाधिक व्यापार अगस्त्स के समय में होने के प्रमाण हैं, क्योंकि इसी समय के सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के भारत में पाए गए हैं। अगस्त्स के बाद टाइबेरियस एवं नीरो के समय व्यापार में क्रमशः गिरावट आती गई। अगस्त्स का एक मंदिर मुजिरिस कंगेनो दे बनवाया गया था। रोमन लोगों ने यहाँ रक्षा के लिए सेना की 2 टुकड़ियां भी स्थापित की थीं। कावेरी पत्तनम में एक यवन बस्ती थी। स्वतंत्रता के बाद अरिकमेडु, पांडिचेरी की खुदाई में रोमन बर्तन, दीप के टुकड़े आदि प्राप्त हुए हैं। रोम के अतिरिक्त यूनान, मिस्र, चीन और श्रीलंका के साथ भी व्यापार उन्नत अवस्था में था। एक अनाम ग्रीक नाविक द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में विभिन्न बंदरगाहों की सूची मिलती है। इस ग्रंथ में नौरा, कन्नौर, तोंडी, आधुनिक पोन्नानी, मुश्री और नेल्सिंडा, कोट्टयम के निकट पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह बताए गए हैं। पांड्यों के बंदरगाह शालियूर तथा कोरकई थे। कोरकई को पेरिप्लस में कोल्ची भी कहा गया है। ये समुद्री मोतियों के लिए विख्यात था। यहाँ से अपराधियों द्वारा मोती निकाले जाने और उन्हें मदुरा के बाजार में बेचे जाने का उल्लेख पेरिप्लस एवं प्लिनी दोनों ने किया है। पाकजलडमरू से निकाली गई मोती पुहार, कावेरीपत्तनम और उरैयोर के बाजारों में बिकती थी। चेरों के बंदरगाह तोंडी, मुश्री या मुजिरिस, करोरा, वांजी तथा बंदर थे, जबकि चोलों के बंदरगाह पुहार, अरिकमेडु तथा उत्तूर थे। उरैयोर कपास के लिए विख्यात था। पेरिप्लस में अरिकमेडु का नाम पैडॉक मिलता है। निर्वातित वस्तुओं में गरम मसाले, हाथी दांत की बनी वस्तुएं, रेशमी वस्त्र, मोती, बहुमूल्य रत्न, नीलम, करपर, टॉर्टस शेल, वैदूर्य, तोता, मयूर, बंदर आदि प्रमुख थे, जबकि आयातित वस्तुओं में घोड़ा, मदिरा, सीसा, सोना और चांदी प्रमुख थे। पांड्य राज्य का एक व्यापारिक मंडल भड़ौच बंदरगाह से लगभग 21 ई. में अगस्त्स के दरबार में पहुंचा। विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषता थी कि व्यापार बिचौलियों द्वारा किया जाता था। बिचौलिया का कार्य करने वाले मुख्य रूप से सिकंदरिया के यहूदी एवं यवन थे। संगम युग में आंतरिक व्यापार भी उन्नत अवस्था में था। यह वस्तु विनिमय पर आधारित था। इस समय के नमक के व्यापारियों का विशेष उल्लेख है। संगम युग का वैदेशिक व्यापार भारतीय पक्ष में था।
प्लिनी अपनी पुस्तक में इस बात के लिए आंसू बहाता है कि उसके यहाँ का सारा सोना विलासिता की सामग्री खरीदने में भारत चला जाता है तथा प्रतिवर्ष 60 करोड़ सेस्टर्स की हानि उसके देश को होती है। संगम युगीन धर्म पर उत्तर भारतीय धर्म का प्रभाव स्पष्टतः दिखाई पड़ता है। इस रम को उत्तर से दक्षिण भारत में फैलाने का श्रेय अगस्त्य तथा कौंडिन्य ऋषि को है। दक्षिण भारत का सबसे प्रमुख देवता मुरुगन या सुब्रह्मण्यम था। उत्तर भारत के स्कंद कार्तिकेय से इसका तादात्म्य स्थापित किया जाता है। मुरुगन का दूसरा नाम वेलन है। वेलन का संबंध वेल से है जिसका अर्थ वर्षा है। यह इस देवता का प्रमुख अस्त्र है। मुरुगन का प्रतीक मुर्गा कुक्कुट है और इन्हें पर्वत शिखर पर क्रीड़ा करना अत्यंत प्रिय है। इनकी पत्नियों में एक कुर्वस नामक पर्वतीय जनजाति की स्त्री भी है। आदिचविनलूर से प्राप्त शव कलश के साथ कांसे का मुरुगन भी प्राप्त हुआ है। मुरुगन की उपासना में वेलनाडल नामक नृत्य किया जाता था। संगम युग में इंद्र का भी स्थान महत्वपूर्ण था। पुहार के वार्षिक उत्सव में इंद्र की विशेष प्रकार की पूजा होती थी। इंद्र के मंदिर को वज्रकोट्रिटम कहा जाता था। पशुचारण जाति के लोग कृष्ण की उपासना करते थे। इसके अतिरिक्त विष्णु, शिव, बलराम, सरस्वती आदि देवताओं का भी उल्लेख मिलता है। संगम साहित्य में विष्णु का तमिल रूपांतर तिरुमल मिलता है। पदित्रुपतु से ज्ञात होता है कि तिष्णु की पूजा में तुलसी तथा घंटे का उपयोग किया जाता था। लोग मंदिर में उपासना करते थे। अभिलेखों में विष्णु के मंदिर को विन्नाग कहा गया है। अनेक लोग सन्यासी का जीवन व्यतीत करते थे। जीववाद, टोटमवाद, बलि प्रथा भी इस युग में प्रचलन में आए। कोरवल विजय की देवी थी। लोग मृयम्मा, परशुराम की मां, की पूजा में बकरे की बलि चढ़ाते थे। मणिमेखले में कापालिक शैव सन्यासियों की चर्चा है। इस युग के लोग कर्म, पुनर्जन्म, भाग्यवाद पर विश्वास करते थे। शवों को दफनाने तथा जलाने की प्रथा प्रचलित थी। संगम युग में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का भी प्रसार दिखाई पड़ता है।